दिल्ली के किनारे एक बसा शहर नोएडा भारत के आर्थिक भविष्य की जहां नींव रखी जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स कारखानों की विशाल ब्लॉक वहां खड़े हो चुके हैं। 1 लाख वर्ग फुट के डिक्सन टेक्नोलॉजीज प्लांट से लेकर लगभग 26,000 श्रमिकों द्वारा संचालित सैमसंग की एक इकाई जो प्रति वर्ष 120 मिलियन फोन का उत्पादन कर रही है। नोएडा से करीब 1900 किलोमीटर दूर बैंगलोर शहर दुनिया के सबसे तेजी से विकसनशील शहरों में से एक है। इसे उच्च प्रौद्योगिकी और भारी विनिर्माण आधारित उद्योगों के लिए धुरी माना जाता है। इन नए विनिर्माण केंद्रों ने देश को एक विनिर्माण महाशक्ति और वैश्विक आर्थिक विकास का इंजन बना दिया और हम पहले से ही कुछ संकेत देख सकते हैं कि योजना काम कर सकती है। विदेशी निवेश आ रहा है, देश का शेयर बाजार फल फूल रहा है और निर्माता उत्पादन बढ़ा रहे हैं। बोइंग आईएनसी जैसे विमान निर्माता रिकॉर्ड ऑर्डर ले रहे हैं। एप्पल आईएनसी आईफोन का उत्पादन बढ़ा रहा है और दक्षिणी चीन के विनिर्माण गलियारों के आसपास लंबे समय से मौजूद आपूर्तिकर्ता भी इसका अनुसरण कर रहे हैं। तो फिर एक सवाल उठना लाजमी है कि हर किसी को भारत में इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्या आने वाला समय भारत को एक बड़ा ग्रोथ इंजन बनाने में मदद करेगा? क्या भारत पहले से ही उस रेस में शामिल हो चुका है जो इस देश को आने वाला नेक्स्ट ग्लोबल ग्रोथ इंजन बनाएगा? तो आइए इसे देखते हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खैर, बेशक सबसे बड़ा कारण यह है कि यह चीन नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है जबकि चीन की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ चुकी है। चीन के तनावपूर्ण वैश्विक व्यापार संबंधों के साथ ऐसा लगता है कि भारत के पास विकास में दुनिया के सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में उससे आगे निकलने का एक अनूठा अवसर आ चुका है। तमाम आशावाद के बावजूद भारत की 3.8 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, जो अभी भी चीन की 18.3 ट्रिलियन डॉलर की विशाल अर्थव्यवस्था के सामने छोटी है और अर्थशास्त्रियों का यहाँ तक कहना है कि इसे बराबरी करने में काफी समय लग सकता है। घटिया सड़कें, शिक्षा का अभाव, लाल शाही और कुशल श्रमिकों की कमी पश्चिमी कंपनियों के सामने आने वाली कई चुनौतियों में से कुछ की ये गणना है। जबकि देश में 200 के करीब अरबपति है, पर उसके उल्टा 100 मिलियन से अधिक लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। ये असमानताएं शिक्षा प्रणाली तक फैली हुई है, जहां देश के 5वीं कक्षा के आधे से अधिक छात्र दूसरी कक्षा के स्तर पर पढ़ने के लिए संघर्षरत रहते हैं। मजेदार बात यह है कि भारत और चीन मिलकर वैश्विक विकास का करीब 40% योगदान करते हैं, जिसमें चीन का योगदान 23% और भारत का योगदान 17% है। लेकिन ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के विश्लेषण के अनुसार भारत 2028 की शुरुआत में जीडीपी वृद्धि में दुनिया का नंबर 1 योगदानकर्ता बन सकता है। यह पूर्वानुमान एक आधारभूत परिदृश्य पर आधारित है, जहां भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वैश्विक आर्थिक विकास के शीर्ष चालक के रूप में चीन की दीर्घकालीन भूमिका से बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद। पिछले 3 दशकों से चीन वैश्विक जीडीपी वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण इंजन रहा है। इससे यह विदेशी पूंजी के लिए एक चुंबक बन गया है और विश्व मंच पर इसे अधिक प्रभाव मिला है। हर बड़ी वैश्विक कंपनी को चीन के लिए रणनीति बनानी पड़ती है, लेकिन चीन के विस्तार का तथाकथित चमत्कार चरण अब अतीत की बात हो गई है, क्योंकि संपत्ति का संकट आपूर्ति श्रृंखलाओं पर उसके प्रभुत्व और संवेदनशील प्रौद्योगिकियों में प्रगति को लेकर बढ़ती पश्चिमी चिंताओं से जुड़ गया है। यहीं पर भारत की भूमिका आती है। अब दुनिया का सबसे आबादी वाला देश 1.4 लोगों के साथ चीन से अब आगे निकल चुका है। भारत अपनी आर्थिक वृद्धि के साथ सबसे अलग खड़ा है, जो आज की दुनिया में एक दुर्लभ घटना है। इस बीच चीन कई विकसित अर्थव्यवस्था की तरह ही वृद्धि होती और घटती आबादी से जूझ रहा है। ये सभी कारक भारत के पक्ष में काम करने के लिए सही अधोरेखित है। देश अपनी अर्थव्यवस्था को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने का प्रयास कर रहा है। यह एक ऐसा बदलाव है जो पश्चिमी व्यवसायों को आकर्षित करता है, जो चीन से दूर जाना चाहते हैं और भारत के किफायती श्रम के विशाल भंडार का लाभ उठाना चाहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में चीन और भारत दोनों बड़ी आबादी वाले गरीब देश थे। हाल ही में 1980 के दशक तक इनके जीवन स्तर लगभग एक समान थे। चीन की कमांड एंड कंट्रोल प्रणाली लगभग सभी उत्पादन साधनों पर राज्य के स्वामित्व पर निर्भर थी, जबकि भारत के मॉडल में प्रमुख उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण के साथ निजी स्वामित्व को जोड़ा गया था। किसी भी प्रणाली से सकारात्मक परिणाम नहीं निकले। 1980 के दशक की शुरुआत में चीन ने व्यापार आर्थिक सुधारों को लागू करना शुरू कर दिया, जिससे शानदार विकास का युग शुरू हो चुका। भारत में भी विदेशी मुद्रा के संकट के कारण यही कदम एक दशक बाद उठाया गया।
हालांकि देश की जीडीपी वृद्धि में तेजी तो आई, लेकिन यह कभी भी चीन की आर्थिक वृद्धि की तीव्र गति से मेल न खा सकी। आज भारत की प्रति व्यक्ति आय $2700 की है, जबकि चीन की $12,970 हो चुकी है। अब वास्तविक तौर पर देखा जाए तो भारत अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में महत्वपूर्ण लाभ रखता है। इसकी आर्थिक वृद्धि मुख्य रूप से मांग से प्रेरित है। पिछले दशक के भारत में उपभोक्ता व्यवहार में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। 1.4 अरब लोगों और कई अपूर्ण जरूरतों के साथ देश की वृद्धि मुख्य रूप से घरेलू खपत और निवेश से प्रेरित है। अब यह देखना दिलचस्प है कि खर्च करने की प्रति नजरिया किस तरह बदल गया है। जो पहले खरीदारी से पूरी तरह बचने से लेकर अब अनावश्यक चीजों से बचने पर ध्यान केंद्रित हो गया है। मानसिकता में यह बदलाव आर्थिक स्थिति और उपभोक्ता जागरूकता दोनों में हुई प्रगति का प्रमाण माना जा रहा है। अब 2023 में भारत का उपभोक्ता खर्च $2142 बिलियन तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.45% की वृद्धि में है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखें तो 2012 में उपभोक्ता खर्च लगभग $1031 बिलियन था, जिसका अर्थ यह है कि एक दशक में लगभग ये दोगुना हो चुका है। सप्लाई पक्ष की कहानी पर 2030 तक भारत की कार्यशील आयु वाली आबादी 1.4 बिलियन होने की उम्मीद है, जिसमें निर्भरता अनुपात अपने इतिहास में सबसे कम यानी 31.2% होगा, जो वृद्धिशील वैश्विक कार्यबल का लगभग एक चौथाई हिस्सा होगा। कार्यशील आयु वाली जनसंख्या में वृद्धि 2055 तक रहने की उम्मीद है और यह वर्क फोर्स हर देश के लिए एक चमत्कारी प्रवृत्ति होगी, जिसमें जापान 1964 में, दक्षिण कोरिया 1967 में और चीन ने 1994 में इस सुखद स्थिति में प्रवेश किया था। अब यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी आती है कि इसके अतिरिक्त भारत में दुनिया में अंग्रेजी बोलने वाले स्टेम स्नातकों का सबसे बड़ा पूल भी तैयार है। भारत की वित्तीय बाजार अब पहले से कहीं बेहतर स्थिति में है। चीन में अवसर कम होते जा रहे हैं, इसलिए निवेशकों को विकल्प की जरूरत है और भारत इसके सबसे करीब है। MSCI इंडिया इंडेक्स इस वर्ष 18% बढ़ा, जबकि MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स 26% बढ़ा है। इसके अतिरिक्त बैंकों की बैलेंस शीट मजबूत और ऋण बाजार में अच्छी स्थिति से काम कर रही है। हालांकि भारत को अभी भी बहुत कुछ काम करना बाकी है, अपने बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण से लेकर अपने कार्यबल को बढ़ाने तक और अपने शहरी केंद्रों का निर्माण करने तक। यह वास्तव में भारत में एक बड़ा और दीर्घकालीन मुद्दा हो सकता है। भारत कई प्रमुख मापदंडों पर अभी भी चीन से काफी पीछे है। उदाहरण के लिए दक्षिणी चीन में विनिर्माण गलियारों में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा और राजमार्ग है। चीन अपने अत्यधिक विकसित हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसके निर्माण में वर्षों का समर्पित प्रयास लगा। और भारत लंबे समय तक खराब सड़क गुणवत्ता और अविकसित रेलवे मार्ग जैसे मुद्दों से जूझ रहा है। इसमें पर्याप्त हवाई अड्डों और बंदरगाहों का भी अभाव है। विदेशी निर्माणकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए यह बेहद आवश्यक और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा साबित होता है। हालांकि भारत बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश तो कर रहा है। देश में प्रतिवर्ष 10,000 किलोमीटर राजमार्ग जुड़ रहा है। 2014 से हवाई अड्डों की संख्या भी अब दोगुनी हो चुकी है और उन्नत रेलवे प्रणाली में भारत के आर्थिक केंद्रों को जोड़ने वाले नए उच्च क्षमता वाले फ्रेंट कॉरिडोर भी शामिल होंगे। इसके अलावा सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन डिजिटल बुनियादी ढांचे में हो चुका है और मजे की बात यह है कि 881 मिलियन इंटरनेट उपभोक्ताओं के साथ भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट सक्षम आबादी वाला देश है, जो केवल चीन के 1.05 बिलियन से पीछे है। इस व्यापक पहुंच के आधार पर भारत ने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा विकसित किया है, जिसका अन्य देशों द्वारा भी अध्ययन किया जा रहा है। यह मॉडल जनसंख्या स्तरीय यूनिक आइडेंटिटी सिस्टम है, जो निर्बाध डिजिटल पेमेंट इंटरफेस और एक डाटा मैनेजमेंट सिस्टम को जोड़ता है, जो नागरिकों को टैक्स रिकॉर्ड से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जैसे आवश्यक दस्तावेजों तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करता है। ये प्रगति सार्वजनिक सेवाओं और बहुसंख्यक आबादी के व्यापक हिस्से के लिए अधिक सुलभ बनती है। अब इस परिवर्तन के संकेत के रूप में भारत अब डिजिटल भुगतान में चीन को काफी अंतर से पीछे छोड़ते हुए दुनिया में अग्रणी बन चुका है। उल्लेखनीय बात यह है कि भारत के डिजिटल भुगतान की मात्रा अगले 4 अग्रणी देशों संयुक्त योग से भी काफी अधिक है। भारत जिस तरह विकास चाहता है, उसे देखने के लिए अपनी श्रम शक्ति भागीदारी भी बढ़ानी होगी, जो वर्तमान में दुनिया में सबसे कम है। देश में कामकाजी आयु वाली आबादी से थोड़ी अधिक आबादी या तो काम कर रही है या नौकरी की तलाश में ही भटक रही है।
महिलाओं में यह स्थिति तो और भी गंभीर है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यदि आप विकास डेवलप करना चाहते हैं तो आपको कार्यबल में अधिक लोगों को लाना आवश्यक ही होगा। भारत उच्च बेरोजगारी से ग्रस्त है और इसकी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि आधारित भी है। साथ ही नौकरियों का वृद्धि दर भी इतना नहीं कि जिससे सबको रोजगार भी मिले। ऐसा लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का एक व्यापक लक्ष्य देश के मध्यम वर्ग को ही उसी तरह उठाना होगा जिस तरह चीन ने कर पाया है। भारत के मध्यम वर्ग का विकास वास्तव में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के निर्माण के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है और इसका कारण यह है कि मैन्युफैक्चरिंग अर्थव्यवस्था के उन कुछ क्षेत्रों में से है जो बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा करने में सक्षम है। और बड़ी संख्या में नौकरियां उन लोगों के लिए है जिनके पास थोड़ी बहुत ही शिक्षा है, लेकिन वे प्रौद्योगिकी कंपनियों में काम नहीं कर सकते। और ये वे लोग हैं जिन्हें भारत को काम पर लगाने की जरूरत है ताकि विकास हो और आर्थिक विकास को उस स्तर तक पहुंचा जा सके जो इसे चीन के आगे निकलने के रास्ते पर ला सके। यदि वे अधिक लोगों को श्रम पर लाने और अपने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों को बढ़ाने में सफल रहते हैं तो उन्हें अपने शहरों का निर्माण भी करना होगा। भारत में मात्र 40% आबादी शहरों में रहती है, जबकि चीन में यही जनसंख्या 64% से अधिक है। यह वास्तव में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे से संबंधित है। यह सिर्फ राजमार्ग और हाई स्पीड रेलवे नहीं बल्कि मेट्रो लाइनें और बेहतर अंतरिक्ष शहर राजमार्ग संपर्क और इस तरह की चीजों से है जो हाउसिंग डेवलपमेंट को आकर्षित करती है। इसलिए भारत को अभी भी बहुत कुछ हासिल करना जरूरी है। इसकी 3.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वर्तमान में चीन के आकार का केवल 5वां हिस्सा है, लेकिन भारत को आगे बढ़ने के लिए चीन की गति धीमी करने की जरूरत नहीं। आर्थिक विकास कोई जीरो सम खेल नहीं है और चीन और भारत मजबूत आर्थिक संबंध भी साझा करते हैं। परिणाम स्वरूप चीन में मंदी भारत के लिए सभी मामलों में पूरी तरह से ही फायदेमंद है यह भी नहीं। कई प्रमुख निर्माता और बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे एप्पल और सैमसंग भारत में आ रही है, लेकिन निवेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दक्षिण पूर्व एशिया में भी जा रहा है। उदाहरण के लिए वियतनाम ने उन कंपनियों से पर्याप्त मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट आकर्षित किया जो अन्यथा चीन में निवेश कर सकता था। इसी तरह मेक्सिको भी निवेश के इस बदलाव का एक मुख्य प्राप्तकर्ता बन गया है। भारत भी इस निवेश का कुछ हिस्सा हासिल तो कर रहा है, लेकिन इसे अक्सर व्यापार करने के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थान के रूप में वर्णित किया जाता है। प्रवेश के लिए कई बाधाएं हैं, जिनमें जटिल कर प्रणालियां शामिल है और सरकार की मशीनरी चीन की तुलना में बहुत धीमी गति से काम करती है ऐसा माना जाता है। जहां अच्छा हो या बुरा, एक पार्टी शासन ने अर्थव्यवस्था को बहुत तेज और त्वरित तरीके से सुव्यवस्थित करने में कामयाबी हासिल की है। अमेरिका भारत की महत्वाकांक्षी आर्थिक विकास योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वह भारत को एक साझेदार, एक ऐसा देश मानता है जिसके साथ वह सहयोग कर सकता है और जो कुछ लोकतांत्रिक मूल्यों को भी साझा करता है। आर्थिक रूप से अधिक सक्रिय भारत चीन के लिए एक प्रतिभार के रूप में कार्य करता है, जो तेजी से अमेरिका का सबसे बड़ा वैश्विक प्रतिद्वंदी बनता जा रहा है। राजनीतिक दृष्टि से भी भारत अमेरिका के लिए एक मूल्यवान साझेदार है और अमेरिकी कंपनियों को निवेश के महत्वपूर्ण अवसर भी प्रदान करता है। हालांकि भारत की तीव्र आर्थिक विकास में कुछ नकारात्मक पहलू भी आपको दिखाई देंगे। चीन को उदाहरण के तौर पर ले तो इसकी विकास के पर्यावरण परिणाम अच्छी तरह से प्रलेखित है, जिनमें बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों में गंभीर प्रदूषण भी शामिल है। इसी तरह की समस्या अब कई भारतीय शहरों में भी देखी जा रही है, विशेष रूप से नई दिल्ली, जो दुनिया में सबसे खराब वायु प्रदूषण से ग्रस्त है। यही तीव्र विकास की सबसे स्पष्ट कमियों में से एक है, विशेष रूप से इतने बड़े पैमाने पर। अब निष्कर्ष के रूप में देखें तो भारत में आर्थिक विकास के विश्व व्यंजन के रूप में चीन से आगे निकलने की क्षमता तो है और इस दशक के भीतर वैश्विक विकास में सबसे बड़ा योगदानकर्ता भी बन सकता है। यह दृढ़ विश्वास है कि चीन की विकास दर धीमी होने के कारण भारत यह भूमिका निभा सकता है। अब भारत के लिए इसका मतलब यह है कि अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करना, अधिक वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करना और विश्व मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करना। फिर भी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।